स्मार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजी प्री बी एड 2021 के क्वेश्चन पेपर जो हमारा था उसका यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 7। और इस पर्टिकुलर पार्ट में हम सॉल्व करेंगे शिक्षण अभिरुचि का सेकंड यहाँ पे पार्ट। इसके पहले की हमारे पार्ट में मैंने आपको 51 से लेकर के 60 क्वेश्चन तक सॉल्व करके बता दिया है, और इस पर्टिकुलर हम पार्ट में सीखेंगे और सॉल्व करेंगे 61 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन। तो ये पार्ट बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि शिक्षण का कोई भी हमारा अगर कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे वैकेंसी आती है या कुछ भी, अब अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षण अभिरुचि या बाल विकास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इसको तो आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, पढ़ना है। तो आइए यहाँ पे जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहा है कि आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा का लक्ष्य डैश देना है। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो आरंभिक बाल्यकाल होता है, यानी कि जो भी हमारा कह सकते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड होगा, और उस चाइल्डहुड में हम किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए, पहली बात तो ये, और शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारे क्या क्या दिए हैं। कह रहा है बच्चे के लिए भावनात्मक स्थिरता, यानी कि जो इमोशनल हमारा बच्चा होता है उसको स्टेबल करना, यानी कि उसको कैसे स्थिरता लाना। दूसरा कह रहा है बच्चे के लिए शारीरिक स्थिरता, जो उसकी बॉडी होती है फिजिकल स्टेबिलिटी, उसको यहाँ पे अचीव करना, या फिर दोनों हो सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले मैं बता दूं कि शिक्षण अभिरुचि के मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो आप खुद अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको खुद काफ़ी हद तक क्लोज आता होगा। बस थोड़ा चीज़ें कन्फ्यूजन होती हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको मालूम है कि जो बच्चा हमारा होता है उसका आरंभिक जो बाल्यकाल होगा उसमें देखभाल के लिए क्या करना होगा, बच्चे को सबसे पहले इमोशनल स्टेबिलिटी हमको लानी पड़ती है। और इमोशनल स्टेबिलिटी लाने के साथ साथ जो बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था में हमारा जो भी होता है उसका बाल विकास बहुत तेजी से बढ़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि बच्चे की शारीरिक स्थिरता दोनों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो सेकंड ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि ए और बी दोनों, ये हमारे क्या होगा, ये हमारा राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे थर्ड आपको राइट यहाँ पे लगाना है। अब इसके बाद आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि अभिरुचि और योग्यता में संबंध होता है, कैसा होता है संबंध, या तो निगेटिव होगा, या तो इजी, या फिर पॉजिटिव, या फिर कॉम्प्लेक्स, यानी टफ होता है, जटिल। तो आपको सीधे पता है कि देखिए, अभिरुचि का मतलब है कि किसी काम को करने की जो भी आपका इंटरेस्ट होता है। अब अगर आपको किसी काम को करने का इंटरेस्ट पक्का है, आप उसमें बहुत अच्छे से काम करेंगे। अगर आप उसमें बहुत अच्छे से काम करेंगे, पक्का कि उसमें आप बहुत अच्छा सा रिजल्ट लाएंगे आप। और अगर आपका बहुत अच्छे से रिजल्ट आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम ये मानेंगे कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ में योग्य हैं, यानी उस चीज़ को आप कर सकते हैं। तो यानी कन्फर्म है कि अभिरुचि से सीधा हमारी योग्यता पे फर्क पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि जितना हमारी पॉजिटिव इंटरेस्ट होगा उतना हमारी योग्यता भी क्या होगी, पॉजिटिव होगा, यानी क्वालिफिकेशन ही पॉजिटिव होगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 की। यहाँ पे कहा गया कि एक शिक्षक साधन संपन्न है जब वह, यानी कि ए टीचर रिसोर्सफुल व्हेन, अगर किसी भी शिक्षक को अगर हम साधन संपन्न मानते हैं उसका क्या मतलब है ये हमको यहाँ पे समझना है। सबसे देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि संसाधनों को प्रयोग में लाने का कौशल रखता हो, ये कहना चाह रहा है। फिर कह रहा है विद्यालय के वातावरण में समंजित होना जानता हो, ठीक है, छात्रों के बीच बहुत अच्छी छवि रखता हो, और या फिर उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध रखता हो। तो देखिए यहाँ पे मेनली क्या है, आपको पता है कि शिक्षक के बारे में, साधन संपन्न के बारे में बात कर रहा है कि शिक्षक अगर कोई भी सामग्री रखा हुआ है, उसके अंदर का जो नॉलेज है, उसके अंदर का जो टीचिंग एड्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर हैं, तो कह रहा है कि वो क्या कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले अच्छे अधिकारियों से संबंध से कोई मतलब नहीं है। टीचर का अच्छे अधिकारियों से संबंध हो या फिर ना हो, वो हमारे बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ ये कहें छात्रों के बीच बहुत अच्छी छवि रखता हो, तो इसका भी मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि भाई उसके पास साधन संपन्न अगर है तो उसको छवि ही इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर को पढ़ाना अगर नहीं भी आता है, अगर बच्चों से बहुत ही अच्छा घुसपैठ है, ठीक है, उसके बाद अच्छे से बातचीत करता है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये भी रॉन्ग है। और उसके बाद ये हमारा जो सेकंड है, विद्यालय के वातावरण में समंजित होना जानता हो, तो इसका भी कोई भी यहाँ पे मीनिंग नहीं बनता है। बल्कि हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा संसाधनों को प्रयोग में लाने का कौशल रखता हो, यानी उसको ये पता हो कि पढ़ाते समय किस चीज़ को पढ़ाने के बाद क्या चीज़ें हमें लानी चाहिए, जिससे कि बच्चों को आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं कि 63 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट राइट होगा, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
आइए इसके बाद अगला हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में एक छात्र अगर आपसे प्रश्न करता है तो कह रहा है कि जो प्रकरण से संबंधित नहीं है तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए आप कुछ पढ़ा रहे हैं और आपका जो स्टूडेंट है वो उस टॉपिक से हटकर कुछ और पूछ रहा है, तो आप क्या करना चाहेंगे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रश्न को अनसुना कर देंगे। दूसरा कह रहा है कि भाई उसे प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। तीसरा है कि उसे प्रश्न बाद में पूछने को कहेंगे या फिर उसे चेतावनी देंगे कि पुनः ऐसा ना किया जाए। तो आई होप ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं कि भाई कभी भी बच्चा, देखिए क्या होता है, चहुमुखी उसका विकास होता है, उसको कभी भी पढ़ते समय हो सकता है उससे रिलेटेड हो क्वेश्चन वही पूछ सकता है, या उसके दिमाग में अगर कुछ चल रहा है तो वो अदर चीज़ें भी पूछ सकता है। तो आप उस समय ऐसा नहीं कहेंगे कि उसको डांटने लगें या उससे बोलेंगे नहीं आपको बाद में फिर कभी पूछना। कई शिक्षक ऐसा करते हैं, जो हमेशा क्या करते हैं, कई बार बोल देते हैं कि नहीं ये चीज़ें बाद में पूछना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है, हाँ, अगर उस आपको लग रहा है कि बच्चा फालतू में जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहा है तो भले आप उसको डांट सकते हैं, बट अगर बच्चा रियली में कुछ सोच समझ के पूछ रहा है तो उसको आप पूछने की अनुमति बिल्कुल देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन है उसको हम बी यहाँ पे टिक करने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 65। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके विचार में आदर्श विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए। इन योर ओपिनियन व्हाट मस्ट एन आइडल स्टूडेंट हैव। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि आइडल स्टूडेंट के पास क्या होना चाहिए, तो कह रहा है कि पेशेंस यानी कि धैर्य, ओबीडियंस यानी कि आज्ञाकारिता, एग्रेसिवनेस आक्रामकता, या फिर स्वतंत्र सोच इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो आप सबको पता होना चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो लो लेवल का हो चाहे हाई लेवल का हो, अगर वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाला है, स्वतंत्र सोच वाला है, इसको कोई भी बाउंडेशन नहीं है, तो वो सबसे परफेक्ट चीज़ होता है उसके विचार में। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे बेस्ट आंसर होगा वो स्वतंत्र सोच यानी कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है ये क्या होगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 66। यहाँ पे कह रहा है कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, बौद्धिक क्षमताओं एवं अभिरुचियों से अवगत कराने के लिए कह रहा है कि आवश्यक क्या होना चाहिए। प्रेरणात्मक कहानियाँ, आप उनको इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनाएंगे अगर किसी को, मतलब कह सकते हैं कि अभिरुचियों से अवगत कराने के लिए कि भाई आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, उनका जो भी कह सकते हैं कि माइंड है, ठीक है, एबिलिटीज़ उनके अंदर क्या क्या है, तो कैसे आप बताएंगे। तो कहानियाँ सुना के हम बता नहीं सकते। उसके अगला हमारा ऑप्शन है शैक्षिक निर्देशन एजुकेशनल गाइडेंस, ठीक है, एक ये हमारा ऑप्शन दिया है। उसके थर्ड है मनोवैज्ञानिक मापन, और चौथा हमारा है शिक्षक निर्देशन। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर आपसे कहूँ कि देखिए दो तीन चीज़ें हैं जिनमें कन्फ्यूज़न आपको लगेगा। पहली बात तो कहानी सुनाने से किसी बच्चे को हम ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो कि उसको करना चाहिए। हम क्या करते हैं, उसको पढ़ाते समय हमको पता चल जाता है कि इस बच्चे के अंदर क्या नॉलेज है, क्या वो कर सकता है। ये सब एजुकेशनल गाइडेंस से ही वो अपनी चीज़ों को अचीव कर सकता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन में बी, शैक्षिक निर्देशन एजुकेशनल गाइडेंस। हाँ, ये बात अलग है कि मनोवैज्ञानिक मापन से हम क्या करते हैं, बच्चे के अंदर की चीज़ों को हम पहचान सकते हैं, ठीक है, कि बच्चा किस लेवल का है, क्या करना चाह रहा है। और दूसरा शिक्षक निर्देशन, टीचर का जो गाइडेंस होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। भाई टीचर गाइडेंस भी करेगा तभी बच्चा कर सकता है, लेकिन यहाँ पे टीचर के गाइडेंस से ज़्यादा क्या है, एजुकेशनल गाइडेंस, ठीक है। क्योंकि भाई एजुकेशन से ही क्या कर सकता है बच्चा, अपनी जो भी योग्यताएं हैं वो अपनी योग्यताओं के हिसाब से काम करेगा, उनकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उन पे वो फोकस कर सकता है, और जो अभिरुचियां हैं अभिरुचियों को भी क्या करेगा, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो अपने अभिरुचियों को भी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो होगा गाइडेंस कौन सा चाहिए, उसको एजुकेशनल गाइडेंस चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 66 का जो बी है वो हमारा राइट हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे 67 की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थियों की अभिरुचियाँ या फिर अभिक्षमताएं व योग्यताएं एक के अपेक्षा दूसरे में क्या होती हैं। तो ईच स्टूडेंट्स इंटरेस्ट कैपेबिलिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन फ्रॉम वन टू द अदर क्या होनी चाहिए। देखिए सबको पता है कि हर स्टूडेंट एक तरीके का नहीं होता है, किसी ना किसी स्टूडेंट में कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो हमारा होगा वो होगा डिफर यानी कि भिन्न। एक स्टूडेंट हमेशा दूसरे से क्या होता है, भिन्न हो सकता है, चाहे वो शारीरिक मामले में हो चाहे वो अपना एजुकेशन के मामले में हो, किसी न किसी मामले में वो एक दूसरे से भिन्न ज़रूर होता है। उसका 68 क्वेश्चन में हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी व्यवसाय में जाने से पहले छात्र छात्राओं को अपनी डैश की पहचान होनी चाहिए। अब आप खुद पता है कि मान लो अगर आप आगे चल के कोई जॉब करना चाह रहे हैं या कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपके मन में पहले से क्या होता है, एम होता है मुझे ये करना है। किसी के कहने के हिसाब से या किसी को बताने के बाद वो चीज़ें करने से क्या होता है कि आपको अल्टीमेट बाद में कहीं ना कहीं पछताना पड़ता है, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है।
तो यहाँ पे क्या होता है, कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जब आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि आप क्या करेंगे, आगे से आगे उस चीज़ पे लगे रहेंगे, जिससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, आपकी ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं किसी भी व्यवसाय में जाने से पहले छात्र छात्राओं को क्या होना चाहिए भाई, आपको लिखना है अभिरुचि यानी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन हमारा 69 है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्यामपट्ट पर लिखते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाई जब आप टीचिंग करेंगे, आप पढ़ाएंगे, तो आपका क्या टारगेट होना चाहिए। अगर आपको कंफर्म ब्लैक बोर्ड आपको यूज़ करना है तो ब्लैक बोर्ड में लिखते समय आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या रंगीन चौक का प्रयोग करना ही सबसे मेन है क्या? नहीं, रंगीन चौक का प्रयोग करना हमारा महत्वपूर्ण इतना नहीं है। अगला है हमारे यहाँ पे कि स्वच्छ लिखावट और पंक्तियों में उपयुक्त अंतर। अब देखिए, स्वच्छ लिखावट वो तो ज़रूरी है भाई, चीज़ों को आप अगर सुंदर ढंग से लिखेंगे तभी विद्यार्थी क्या करेगा, उसको अच्छे से समझ पाएगा। और उसको पंक्ति में उपयुक्त अंतर, भाई ये भी आपको समझाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अगला वाला है कह रहा है कि स्पष्ट और शुद्ध लेखन। आपको जो भी लिखना है तो सबसे पहले आपको शुद्ध लिखना है, ताकि कहीं ना कहीं गलती होगी तो बच्चे भी क्या करेंगे, गलत लिखेंगे और उसको सही से पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपको शुद्ध लिखना है और वो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो यही हमारा है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, स्पष्ट और शुद्ध लेखन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और चौथा आप देख सकते हैं कि डस्टर का उचित उपयोग। डस्टर का उचित उपयोग इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आपको पढ़ाने के बाद यूज़ करके उसको रफ किया जाता है, इतना इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें कह रहा है कि शिक्षण विधि के चयन के लिए डैश का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए। जब भी आप कभी भी कोई शिक्षण विधि कराने जा रहे हैं, अगर आप अपना लेक्चर प्रिपेयर करके जा रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान नहीं देना है, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई विषय वस्तु की कठिनाई का स्तर, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको पहले ये देख के जाना पड़ेगा कि भाई जो आप पढ़ाने वाले उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, क्योंकि बच्चों को पहले आसान चीज़ों को पहले कराना चाहिए, जिससे कि उनको एक कॉन्सेप्ट बनना स्टार्ट हो। आप जाते ही एकदम डिफ़िकल्ट डफ पढ़ा देंगे तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं उनका लॉस होगा। तो ये बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको विषय वस्तु की कठिनाई का स्तर क्या है और किस तरीके से हमको लेके चलना है। अगला कह रहा है कि कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता। अब आपको पता है कि हर बच्चे में कोई ना कोई भिन्नता होती है, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे वो शारीरिक के मामले में हो। तो इनको आपको ध्यान क्या करना है, आपको करना है कि भाई किस बच्चे को चीज़ें कम समझ में आती है, उसको हम बार बार, हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए, दो बार में समझाना पड़े, तो आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना है। लेकिन क्या नहीं ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि छात्रों का सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य, इसका ध्यान नहीं रखना है। बिकॉज बच्चे आप जानते हैं कि अलग अलग समाज से आते हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, कोई वीक है, और कोई यहाँ पे छोटी जात का है, बड़ी जात का है। तो इसमें आपको अगर भेदभाव करेंगे वो सबसे ज़्यादा गलत चीज़ होती है। इसलिए क्या कह रहा है कि शिक्षण विधि के चयन के लिए क्या ध्यान नहीं रखना चाहिए, तो इसका ध्यान आपको नहीं रखना है। अब वो कहीं से भी आए, अमीर हो या गरीब हो, या चाहे पिछड़ी जाति के हों या अनुसूचित जाति को हो, जनजाति को, जनरल किसी भी कैटेगरी को हो, आपको इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना है। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। अगला है छात्रों की मानसिक क्षमता। बिल्कुल इसका ध्यान रखना है आपको कि किस छात्र को, हर छात्र की मानसिक क्षमता अलग अलग होती है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना है। तो आई होप आपके 10 क्वेश्चन जो यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि के आए हुए थे, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन को समझाते हुए एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी कि हाँ, हमें कोई भी अगर ऑप्शन यहाँ पे हम टिक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, जिससे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, ताकि कल को अगर आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता चल जाए कि हाँ, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक